हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी फोर्थ वीडियो लेके आई हूँ कॉमर्स को लेकर। कॉमर्स का सब्जेक्ट 11 को पेपर है कॉमर्स का। आपको अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने कला गृह रूपी स्कूल में अपने उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। पूछा है कि यह किसने कहा है। बर्टन ने कहा है, कनिंघम ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। सेकंड ऑप्शन, कनिंघम ने कहा है रूपी कलाकार अध्यापक को। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामान्य बच्चों की क्रियाओं और आवश्यकताओं के आधार पर बनाया गया पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का एक प्रभावशाली साधन है। यह पाठ्यक्रम का कौन सा सिद्धांत है? आपसे सिद्धांत पूछा है। कह रहे हैं सामान्य बच्चे की क्रियाएं हैं और आवश्यकताएं हैं, उनके आधार पर पाठ्यक्रम स्कूल के दायित्वों को पूरा करने का एक प्रभावशाली साधन है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो सकता है? समीकरण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, शिशु केंद्रिता का सिद्धांत। तो आंसर क्या है इसका? ये कौन सा सिद्धांत है? शिशु केंद्रिता का सिद्धांत, क्योंकि सामान्य बच्चों की क्रियाओं और आवश्यकताओं के बारे में आया हुआ है, दायित्वों का पूरा करने का आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है? छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह किस प्रकार सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। सेकंड ऑप्शन है छात्रों को व्यवसाय व व्यापार संबंधी नियमों से अवगत कराना। थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये सब है कि छात्रों को इस योग्य भी बनाना है कि किस प्रकार सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, और दूसरा है छात्रों को व्यवसाय व व्यापार संबंधी नियमों से अवगत कराना। इंग्लिश वाले बच्चे अपना पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वाणिज्य शिक्षा में पाठ्यक्रम का विकास के स्तर बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है समाज का विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्माण, पाठ्य सामग्री, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन। सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम मूल्यांकन, स्तरीकरण, संगठन, पाठ्य सामग्री, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, समाज का विश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, समाज का विश्लेषण। उसके बाद आता है उद्देश्यों का निर्माण, उसके बाद आता है पाठ्य सामग्री, उसके बाद आता है उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, और उसके बाद आता है पाठ्यक्रम मूल्यांकन। वाणिज्य शिक्षा में पाठ्यक्रम का विकास के स्तर बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये आपको याद कर लेना है अपना। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। आगे क्वेश्चन है, इनमें से वाणिज्य पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता कौन सी सही है? फर्स्ट, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। सेकंड, ज्ञान को इकाइयों में बांटना। थर्ड, शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, कि शिक्षा प्रक्रिया व्यवस्थित करना है और ज्ञान को इकाइयों में बांटना भी है, शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए भी है। तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है आगे कि सबसे अधिक कार्यक्षम अधिगम प्राय किसके द्वारा होता है? फर्स्ट, व्यक्तिगत अनुदेशन सामूहिक अनुदेशन के द्वारा। सेकंड, उत्तरदायित्व अनुदेशन अध्यापक अनुदेशन। फोर्थ, इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर आपका होगा फर्स्ट, व्यक्तिगत अनुदेशन
या इसे एक और नाम दिया जाता है सामूहिक अनुदेशन, कि सबसे अधिक कार्यक्षम अधिगम इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों का यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। यदि व्यक्ति गतिविधियों जैसे पढ़ना, रचनाओं तथा प्रोजेक्ट्स को प्रभावशाली बनाना है तो विद्यार्थियों में विशिष्ट कौन सी चीज़ों का समावेश होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ना और लिखना, सेकंड ऑप्शन है कौशलों और आदतों का, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको कि यदि गतिविधियों का जैसे पढ़ना, रचना और प्रोजेक्ट्स के बारे में आएगा तो उसमें आपको कौशल चाहिए और आपकी आदत चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्किल्स एंड हैबिट्स, कौशलों और आदतों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। किन में विद्यार्थियों को विशिष्ट अनुक्रम कथनों द्वारा, जिन्हें फ्रेम कहते हैं, धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं? किन में विद्यार्थियों को विशिष्ट अनुक्रम कथनों द्वारा, जिन्हें फ्रेम कहते हैं, धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं? व्यवस्थित क्रम में, सेकंड ऑप्शन है अभिक्रमित निर्देशन, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपका हो जाएगा सेकंड, अभिक्रमित निर्देशन में ये फ्रेम किया जाता है और धारणाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 7 हैं। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है अभिक्रमित अनुदेशन का, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पूरी की पूरी 5 होती हैं मूलभूत सिद्धांत इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाखात्मक अथवा आंतरिक अभिक्रम का विकास किसने किया था? शाखात्मक अथवा आंतरिक अभिक्रम का विकास किसने किया था? गिलफोर्ड ने, नॉर्मन ए क्राउड ने, दोनों ने। तो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड, नॉर्मन ए क्राउड ने किया था शाखात्मक आंतरिक अभिक्रम का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। शाखात्मक अभिक्रम परंपरागत कौन सी विधि पर आधारित है? रेखीय अभिक्रम, बहुविकल्प, ट्यूटोरियल, इनमें से कोई नहीं। तो शाखात्मक अभिक्रम परंपरागत जो विधि है वो ट्यूटोरियल पर आधारित है। तो ये याद कर लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लेंगे। ठीक है, ट्यूटोरियल, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। मैथेटिक्स अभिक्रम के प्रतिपादक कौन हैं? क्रॉस हैं, थॉमस एफ गिलबर्ट हैं, ड्रिल हैं, यह सभी। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, थॉमस एफ गिलबर्ट के प्रतिपादक हैं किसके? मैथेटिक्स अभिक्रम के। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। अवरोही संकलन के अंतर्गत 3 मूलभूत सोपान हैं, वह कौन से हैं? अवरोही संकलन के अंतर्गत 3 मूलभूत सोपान हैं, वह कौन कौन से हैं? उन्मुक्ति, सामग्री, अनुबोधन। सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शन, अनुबोधन, उन्मुक्ति। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड ही होगा। प्रदर्शन से स्टार्ट होता है इसका पहला सोपान, फिर अनुबोधन पर जाता है, फिर उन्मुक्ति पर। ठीक है, 3 ही अवरोही संकलन के सोपान हैं। चलिए आगे चलते हैं। गृह कार्य साधारणतः मानसिक क्रिया के लिए काम की योजना बनाना तथा विधि निर्धारित करना है। किसने कहा? ड्रम ने, प्रोफेसर आवेंट ने। इसका आंसर है सेकंड, प्रोफेसर आवेंट ने कहा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, प्रोफेसर केलर के सम्मान में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? केलर प्लान, केलर अनुदेशन, दोनों। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केलर प्लान। क्या है फर्स्ट ऑप्शन? केलर प्लान। आगे क्वेश्चन है,
किस प्रणाली में विद्यार्थी विशेष को उसकी योग्यताओं, आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से अनुदेशन प्राप्त करवाया जाता है? आधारभूत प्रणाली में, वैयक्तिक प्रणाली में, सामान्य प्रणाली में? तो आपका जो करेक्ट आंसर है सेकंड है। वैयक्तिक प्रणाली में सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, योग्यताओं का, आवश्यकताओं का, रुचियों का। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का कौन सा उद्देश्य सही है? शिक्षण और विद्यार्थियों के बीच अच्छे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों की स्थापना करने में सहायता करता है। सेकंड, विद्यार्थियों की अधिकाधिक तथा तत्काल प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने का प्रबंध करता है। थर्ड ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको थर्ड ऑप्शन पर करेक्ट करना है, क्योंकि ये दोनों ही हैं जो ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शन वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। श्रव्य सामग्री इनमें से कौन सी है? टेलीविज़न है, ग्रामोफोन है, चित्र है? तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है आपका, ग्रामोफोन। श्रव्य का मतलब होता है कि हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ग्रामोफोन करेक्ट आंसर है बिल्कुल इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ट का कार्य क्या है? रेखा चित्र बनाने के लिए तथा उसमें निगम, शहर और व्यवसाय के संगठन को दर्शाने के लिए, विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न रेखा चित्र के प्रदर्शन के लिए, और थर्ड ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो आपको यहीं पर ही टिक करना है, क्योंकि रेखा चित्र बनाने के लिए भी है और विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न रेखा चित्र भी हैं। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों को स्पष्टता तथा रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना किसके अंतर्गत आता है? संख्यात्मक आंकड़ों को स्पष्टता और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना किसके अंतर्गत आता है? चार्ट के, मॉडल के, ग्राफ के? तो ग्राफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, बड़े हम अच्छे तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ग्राफ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं। शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी का उचित प्रयोग क्या कहलाता है? मॉडल, शैक्षिक तकनीकी, डीवीडी? तो आपका करेक्ट आंसर है शैक्षिक तकनीकी। यही शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को सरल, प्रभावशाली बनाता है। किस तरीके से? वैज्ञानिक तकनीकी से। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, कक्षा में प्रवेश के बाद अध्यापक विद्यार्थियों के साथ जो अंतरक्रिया करता है वह क्या कहलाता है? अधिगम, कक्षा कक्ष संप्रेक्षण, बहुसंचार माध्यम? तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। कक्षा कक्ष संप्रेक्षण होता है जब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों आमने सामने आते हैं। ठीक है, बातचीत होती है, सब ध्यान रखा जाता है हर एक चीज़ का। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। संचार के दो या दो से अधिक माध्यमों को किसी अधिगम या अनुदेशन आत्मक प्रक्रिया में शामिल करना क्या कहलाता है? टेलीविज़न, बहुसंचार उपागम, शिक्षण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुसंचार उपागम है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्या है यहाँ? संचार के दो या दो से अधिक माध्यम आ जाते हैं। ठीक है, तो अधिगम अनुदेशन आत्मक प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो बहुसंचार उपागम इज करेक्ट आंसर। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जिसमें दो या दो से अधिक दूर बैठे व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं वह क्या कहलाती है? टेलीफोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दोनों? इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। हम दूर बैठे बंदे भी सारे दो से ज़्यादा हैं, तीन से ज़्यादा हैं, तो हम सारे यहाँ पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का क्या लाभ है? लचीली प्रणाली, मूल्य की प्रभावशीलता, दूरवर्ती छात्र के लिए प्रभावी, उपरोक्त सभी? तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। लचीली प्रणाली भी है, मूल्य की प्रभावशीलता भी है, दूरदर्शी छात्र के लिए प्रभावी है, और उपरोक्त सभी? तो सभी। ठीक है,
भाषण विधि का क्या गुण है? छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, आसान व सुविधाजनक बनाना, अध्यापक के लिए सुविधाजनक, उपरोक्त सभी। तो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट है यहाँ पर। ये सारे ही काम और सारे ही गुण हैं इसमें, ठीक है। एक अच्छे प्रोजेक्ट का क्या सही गुण है? रुचिकर होती है, उपयोगिता होती है और मितव्ययी होती है और उपरोक्त सभी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक अच्छे प्रोजेक्ट के ये सारे ही गुण हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ज्ञान से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग किस विधि में किया जाता है? निगमन विधि में, आगमन विधि में, मनोवैज्ञानिक विधि में, इनमें से सभी। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगमन विधि में ये सब किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। समस्या समाधान की कौन सी विशेषता सही है? समस्या के प्रति अपनत्व की भावना, समस्या चिंतन को उभारने वाली हो, समस्या छात्रों की समझ में आ जानी चाहिए, फोर्थ, इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कि ये सारे ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। ये किसने कहा है? ड्रिल ने, गुड्स ने, गिलफोर्ड ने। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुड्स ने बोला है, ठीक है। मूल्यांकन को लेकर सही ढंग से मतलब किसी वस्तु का मापन किया जाता है। मूल्यांकन की सही विशेषता कौन सी है? निरंतरता, व्यापकता, केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं, इनमें से सभी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये सभी हैं इसकी विशेषता, इनमें से कोई एक नहीं है, सभी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? व्यक्त, धन, संपूर्ण। तो संपूर्ण है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मूल्यांकन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, ठीक है। व्यापक तथा निरंतर मूल्यांकन का कौन सा लाभ सही है? यह पुस्तकालय में अध्ययन की आदतों का विकास करता है, इससे बालक में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, उपरोक्त दोनों सही। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ये सब कुछ होता है इसमें। आगे बढ़ते हैं। किस मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, इनमें से कोई भी नहीं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निर्माणात्मक मूल्यांकन इसका करेक्ट आंसर है। वार्षिक परीक्षा तथा बाह्य परीक्षण जिन्हें किसी बोर्ड, विद्यालय, विश्वविद्यालय या किसी सार्वजनिक एजेंसी के द्वारा लिया जाता है, वह किस मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं? निर्माणात्मक मूल्यांकन, प्रत्यक्ष मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो संकलनात्मक मूल्यांकन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। किस परीक्षा में बातचीत द्वारा प्रश्न तथा उत्तर लिखने की अपेक्षा बोले जाते हैं? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, दोनों। तो दोनों बोले जाते हैं, ठीक है। किस परीक्षा में बातचीत द्वारा प्रश्न तथा उत्तर लिखने की अपेक्षा बोले जाते हैं? एक मिनट, मेरे हिसाब से मैंने आंसर यहाँ आई थिंक गलत लिख दी है। हाँ ठीक है, मौखिक परीक्षा सेकंड ऑप्शन ही है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अवलोकन के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं। तो आपको जो करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है वो 3 है, ठीक है। 3 पर करेक्ट लगाना है। अवलोकन के 3 प्रकार हैं। अंक के स्थान पर ए बी सी डी ई या ओ ए बी सी इत्यादि प्रदान किए जाते हैं, इसका क्या नाम है? अक्षर है, ग्रेडिंग है, अवलोकन है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ग्रेडिंग, ठीक है। आजकल आपको पता ही है ग्रेडिंग क्या है, क्या चल रही है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में छात्रों द्वारा आयोजित किए गए ज्ञान और कौशल को मापा जाता है? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, निष्पादन परीक्षण, ठीक है।
आगे क्वेश्चन है, इकाई योजना का इनमें से कौन सा महत्व सही है? उत्तम व्यवस्था, संक्षिप्तीकरण में सहायक, जांच में सहायक और उपयुक्त सभी। तो आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करना है, उपयुक्त सभी। उत्तम व्यवस्था संक्षिप्तीकरण में सहायक है, जांच में सहायक है, ये सभी हैं आपके ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की, 50 मिनट की, 36 मिनट की। तो आपको क्या लगाना है? थर्ड ऑप्शन 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट इज़ करेक्ट। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि इतने ही मिनट की होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपानों को सही क्रम में लगाइए। उद्देश्य निर्धारण, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन, विषय वस्तु का विश्लेषण। सेकंड ऑप्शन है विषय वस्तु का विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण और शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है आपका यहाँ पर। इसके सोपान लाइन वाइज याद कर लीजिए, विषय वस्तु का विश्लेषण, उद्देश्य निर्धारण और शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। तो ये आपके 40 से अबव क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार ताकि आपको माइंड में सेट बैठ जाए। ओके फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए कॉमर्स की। ओके बाय।